गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, पब्लिक आ गई। यस सर। हम लोग तो लास्ट क्लास में आपने पीओएसी बता दिया। अच्छा, पीओसी हो गया था पूरा। ठीक है, तो तुमने यही देखा था पीओसी एज सच कुछ बहुत बड़ा काम नहीं था, मतलब आप बहुत स्पेसिफिक जगहों पर पीओसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल उठाया और आपने पीओसी स्टार्ट कर दी कि तुम्हारे जितने एटम वहां हैं उतने ही एटम यहाँ होंगे, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है। पीओसी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए कि आप जिस एटम पर कंजर्वेशन लगा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एटम एक्चुअली जहां से गया है और जहां गया है, अब वो सब पता चलना चाहिए आपको। तो पीओसी एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब इसी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि हम जो है ये वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको बाद में करेंगे, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को सीखने में टाइम लगता है, तो बहुत देर तक जाके सीख पाते हैं। मतलब समझ लो, तो अगर हमने अभी से शुरू किया तो जाके शायद 1 साल 1.5 साल में तुम्हें लगे थोड़ा सा इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन इसको बाद में ही जब करेंगे तब तो दिक्कत है। तो हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, बाद में इसको फिर से रिवाइज भी कर लेंगे ताकि हमें टाइम मिल जाए। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, मेरे हिसाब से आप इसको चाहे पहला चैप्टर का पार्ट माने, बट एक्चुअली ये मैं इसको सेकंड चैप्टर बोलता हूं। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट 2। तो जो तुमने अभी करा था वो मोल कॉन्सेप्ट 1 था, जिसमें रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे थे, और उन रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको तमाम तरीके बताए गए थे। और उनमें आपने किया क्या था कि सर आप मुझे एक रिएक्शन दे दीजिए, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस करने के बाद बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। मोल कॉन्सेप्ट क्या था कि सर रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन की बैलेंसिंग कर ली जाएगी, फिर लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लिया जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के बाद एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमने जो किया हुआ है, ये जो एनालिसिस आपने की है, इस चैप्टर में क्या किया है और इस चैप्टर में क्या कमी है जिसकी वजह से आपको अगला चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जो अगला चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टर में काउंट किया जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, इसमें कोई शक नहीं है। अब तुम्हें डरा नहीं रहा हूं मैं इसलिए तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर मुश्किल है तो सीखने का रीजन क्या है, क्यों सीख रहे हैं। अगर मुश्किल है तो नहीं भी सीखेंगे, सर छोड़ दीजिए आप इसको, बहुत मुश्किल है तो हटाइए, कहां चक्कर में पड़े, ठीक। लेकिन अगर मान लो मैं तुम्हें इसका फायदा दिखाता हूं कि इसका फायदा क्या हो सकता है, तो आपको लगेगा कि यार इतनी मेहनत करने का कुछ नतीजा दिखाई देता है, बिकॉज ये एक ऐसा काम करवाएगा आपसे जो नॉर्मली सोच पाना बड़ा मुश्किल। मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तुम ये बताओ, क्या ये सवाल, इस तरह के सवाल हमने किए हुए हैं कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और आप उनके जब हमें मोल्स इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में दे देते हैं, तो एनालिसिस या प्रोडक्ट की एनालिसिस करते वक्त या रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते वक्त आप लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करके सारी एनालिसिस कर लिया करते थे। ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। अब ये बताओ, केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के दो बात हो गई कि सर या तो वो सवाल इतना इजी है कि मुझे केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, मैं खुद लिख लूंगा, आप मत दीजिए, मैं खुद लिख लूंगा। अगर वो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से CO2 बनती है, कितनी बनती है, क्या बकवास बकवास बकवास, तो मैं आपका आंसर खुद निकाल के दिखा सकता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की इक्वेशन क्या होती है। इसी तरह से मान लीजिए वो कहता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से कितनी अमोनिया बनेगी, अगर अमोनिया इतना बनाना हो तो नाइट्रोजन कितना चाहिए होगा, वगैरह वगैरह। तो सर ये एनालिसिस भी हम कर लेंगे, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है, इक्वेशन हम खुद लिख लेंगे। बात समझ रहे हो। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई सवाल आता है सर जिसमें बड़ा उल्टा सीधा इक्वेशन है, तो ऐसे में इक्वेशन आप दे दीजिएगा, मैं उसको बैलेंस कर लूंगा और बैलेंस करके लिमिटिंग रीजन निकालकर एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगा। सर यानी ये जो काम हम अब तक कर चुके हैं वो ये था कि जिस तरह की एनालिसिस में मुझे या तो सवाल ऐसा दिया जाता था जिसकी रिएक्शन मुझे पता होती थी, या फिर सवाल ऐसा दिया जाता था जिसकी रिएक्शन मुझे तो नहीं पता होती थी, बट वो रिएक्शन दे देता था, जिसकी वजह से मैं आसानी से उस रिएक्शन को बैलेंस करके अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेता। यानी मैं तुम्हें बताऊं मैं करना क्या चाह रहा हूं, या जो हम अब तक कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं। हमने अब तक जो काम किया है वो ये कि मुझे सवालों में मोल्स गिवन होते थे, चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में। मैं देखता हूं तुम में से कौन समझदार आदमी मुझे बता सकता है मोल्स गिवन इनडायरेक्ट वे में किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, कोई मुझे बताए जरा। रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं वो इनडायरेक्ट वे में किस किस फॉर्म में दे सकता है। सर वॉल्यूम एट एसटीपी। वो
अगर कोई गैस है तो सर एसटीपी पर वॉल्यूम दे सकता मोल Sir, निकल आएंगे। amount of substance. हाँ सर, आप कुछ ग्राम श्राम बता दीजिएगा, ग्राम श्राम से भी मोल निकल आते हैं, बिल्कुल सही है सर। आप अमाउंट दे देंगे, हम मोल निकाल लेंगे। या नंबर ऑफ Sir, पार्टिकल्स, number of entities. नंबर ऑफ एंटिटीज दे देंगे तो भी हम मोल निकाल लेंगे। इन तीन के अलावा और कोई तरीका मोल देने का? सर पीवी एंड आरटी वाली इक्वेशन भी दे लो। कंसंट्रेशन टर्म्स एक और तरीका था, दैट वाज कंसंट्रेशन टर्म। तुम बड़ा इंपॉर्टेंट था, तुम भूल गए। अगर मैं तुमको बता देता कि HCl की मोलारिटी इतनी है और उसका वॉल्यूम इतना है, तो तुम्हें याद है HCl के मोल्स निकल आते थे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके। याद करो, मोलारिटी की जब डेफिनेशन लिखी थी तो तुमने क्या लिखा था? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम और मोलारिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो मोल्स निकाले जा सकते हैं। यानी कि कंसंट्रेशन टर्म्स भी इनडायरेक्टली मोल्स प्रोवाइड कर सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपको कोई रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन में इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मोल्स गिवन है। अगर वो सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की मोलारिटी मोल्स प्रोवाइड करेगी सॉल्यूट के, और फिर आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, लिमिटिंग रेजेंट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो भी चैप्टर हमने किया था उसमें मोल्स हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गिवन। ठीक, अब क्या करते थे जब हमें क्या कोई सड़क पे बैठा है क्या आज? ओजस, कैसी आवाजें निकाल रहे हो बे? निकाल रहा, वही आदर्श ओझा है, वो निकाल रहा है। कौन है? पता नहीं सर, कोई मीटिंग में आदर्श ओझा। आदर्श ओझा? आदर्श मत करो भाई। आदर्श अपना माइक ऑफ करके रखो बेटा, है ना? कुछ सीटियां ईटियां बज रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जो अब तक हमने किया है वो ये कि आप मुझे रिएक्शन देते थे, रिएक्शन देने के बाद आप रिएक्टेंट्स के मोल्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दे देते थे। मैं मोल्स को यूज करता था और मोल्स को यूज करके सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाता था और इस मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं रिजल्ट निकाल लिया करता था। यानी मोल कॉन्सेप्ट लगाकर मैं रिजल्ट निकाल लिया करता था। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या था? ये तो वही वाली कहानी है जो तुम्हें पता है कि रिएक्शन दे दी जाती है, रिएक्शन देने के बाद आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेते थे, बैलेंस करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते थे और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद आप एनालिसिस स्टार्ट कर देते थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपको आज इससे पहले सवालों में रिएक्टेंट्स के मोल्स पता चलते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, उन मोल्स को यूज करके आप रिएक्शन देखते थे, रिएक्शन को देखने के बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद आप प्रोडक्ट की एनालिसिस करते थे जिसको मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता था और इससे आपका रिजल्ट निकल के आता था। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। बताओ, समझे बात को? यानी जो अब तक किया है वो यही है कि सर आपके पास A प्लस B प्लस C D करके एक रिएक्शन होती थी, वो आप मुझे दे देते थे, या तो आप दे देते थे या मैं खुद लिख लेता था। यानी सवाल ऐसा था जिसकी रिएक्शन मुझे पता थी, मैंने खुद लिख ली, आप मत दीजिए। लेकिन अगर ऐसी है जो मुझे नहीं पता है तो आप दे दीजिएगा, लिखने के बाद मैं उसको बैलेंस कर लूंगा, बैलेंस करने के बाद लिमिटिंग रेजेंट निकालूंगा और लिमिटिंग रेजेंट निकालते ही मैं पूरी रिएक्शन की एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगा, खेल खत्म। चलिए ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, अगर रिएक्शन, अब देखो, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूं और तुम्हें तभी उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस या इस मुश्किल चैप्टर को सीखने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो तभी मिलेगा जब एक्चुअली तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हें किस मुसीबत से बचाना चाह रहा है। अब ये बताओ जरा, अगर मैं आज भी तुम्हें मोल्स दूं और रिएक्शंस प्रोवाइड ना करूं, ठीक, अब आप बताइए क्या आप उस रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? क्या किसी भी रिएक्शन की तुम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो अगर मैं तुम्हें रिएक्शन प्रोवाइड ना करूं? हाँ सर, कर सकते हैं। ऐसी रिएक्शन हो जो मुझे पता हो। नहीं समझे? ऐसी रिएक्शन दीजिएगा जस्ट जिसके बारे में मुझे आइडिया है। कौन सी होती है ऐसी रिएक्शन? सर वही कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगा दीजिए, अब पानी बना दीजिए, अमोनिया बना दीजिए, वही बेसिक रिएक्शन। आप इनकी इक्वेशन मत दीजिए, मैं एनालिसिस करके दिखा दूंगा क्योंकि इनकी इक्वेशंस मुझे पता है। क्लियर है यहां तक? लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन होती जिसका आइडिया आपको होता ही नहीं और मैं आपको दे भी नहीं रहा हूं वो रिएक्शन। अब बताइए क्या आप रिएक्शन की क्वांटिटेटिव या उस रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? ना वो दी गई है ना वो आपको आती। आप बताओ, आप कर सकते हो? मैं एग्जांपल से तुम्हें इस बात को समझाता हूं।
ऐसे मान लेते हैं FeC2O4, ऐसी बड़ा अजीब सा रिएक्शन लिख रहा हूं, आयरन ऑक्सिलेट जो है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। ये रिएक्शन, सवाल ये है, मैंने रिएक्शन नहीं लिखी, मैं सिर्फ तुम्हें एक लैंग्वेज में सवाल बोल रहा हूं। सवाल ये है, कितने मोल आयरन ऑक्सिलेट के FeC2O4 के कंज्यूम होंगे अगर KMnO4 के 2 मोल यूज हुए तो? अब तुम ये बताओ, KMnO4 के मोल्स दे रखे हैं, आयरन ऑक्सिलेट के इस FeC2O4 के मोल्स हमें निकालने। क्या यह सवाल तब किया जा सकता था जब ये रिएक्शन बैलेंस होती? जैसे मान लो मैं तुम्हें बता देता हूं, मान लीजिए इस रिएक्शन की बैलेंसिंग मैं तुम्हें बता देता हूं, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग ये है, मान लीजिए यहां 5 आएगा और यहां 3 आएगा। अब बताओ, अब ये सवाल किया जा सकता है कि नहीं? अब आप इस सवाल को कैसे बोलेंगे? 3 मोल KMnO4 के अगर होते तो आयरन ऑक्सिलेट के कितने मोल कंज्यूम होते? 5। अगर इसका 1 मोल होता तो 5/3, 3/5। और अगर KMnO4 के 2 होते तो 5/3 × 2। बताओ, समझे बात को? सर लेकिन आपने ये काम तभी तो किया ना जब आपने यहां 5 और 3 लिख दिया, तभी तो आप बता पाए कि KMnO4 के अगर 2 मोल्स कंज्यूम होते तो आयरन ऑक्सिलेट के कितने मोल्स कंज्यूम होते। ये आप तभी तो कर पा रहे हैं जब आप यहां 3 और 5 लिख रहे हैं। लेकिन सर अगर यहां 3 और 5 ना लिखा जाए, आप बताइए आप इस सवाल का आंसर कैसे 5/3 × 2 निकल के आएगा? अब आप बताइए आंसर कैसे निकाले? अब तो मुसीबत है। तो मैं क्या बोलूंगा इसका? भाई एक ही तरीका है, इस रिएक्शन की पूरी रिएक्शन को मुझे सवाल में दे दीजिए। जब आप क्वेश्चन में ये पूरा सवाल लिख के दे देंगे, रिएक्शन लिख के दे देंगे, तो मैं इसको बैलेंस कर लूंगा और बैलेंस करने के बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। वो फौरन पलट के बोलेगा मैं आपको रिएक्शन नहीं दूंगा। अब आप बताइए, क्या आप इतने अकलमंद हैं कि दुनिया भर की सारी रिएक्शंस खुद याद करके बैठे हों ताकि अगर वो सवाल में रिएक्शन ना दे तो मैं रिएक्शन खुद से लिख सकूं? सर इतने बेवकूफ हम नहीं हैं कि हम दुनिया भर की इतनी सारी रिएक्शंस को खुद से याद करें और जैसे ही सवाल आए रिएक्शन लिख के बैठ जाए और बैलेंस करते लिखते उसको बैलेंस कर ले और बैलेंस करने के बाद एनालिसिस स्टार्ट कर दे। ये काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बेवकूफी बोली जाए। कितनी रिएक्शन याद करोगे यार? समझो बात को, कितनी रिएक्शन याद करोगे? रिएक्शन तो याद नहीं कर सकते। बताओ यहां तक ठीक है? लेकिन अगर सोचो मैं तुमको ये बोलूं कि रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी तुम इस सवाल का आंसर 10/3 जो अभी तुमने निकाला था वो निकाला जा सकता है विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन। अब बताओ तुम्हें अब क्या समझ में आ रही बात? सर अब मुझे ये लग रहा है कि रिएक्शन की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे कि कितना KMnO4 कितने आयरन ऑक्सिलेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर KMnO4 के इतने मोल लिए गए होते तो कितने आयरन ऑक्सिलेट के कंज्यूम होते, वगैरह वगैरह। वो जो एनालिसिस आपने मोल 1 में की थी विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, आज आप वही एनालिसिस बिना किसी इक्वेशन के कर रहे हैं। तो सर ये तो कमाल की बात है। क्यों? क्योंकि सर ऐसे में कम से कम एक मुसीबत से तो हम बच रहे हैं और वो है दुनिया भर की केमिकल इक्वेशंस को याद करना। सर कम से कम इस मुसीबत से तो छुट्टी मिल गई। लेकिन अब तुम बताओ, जब तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से छुट्टी मिल रही, कितनी बड़ी मुसीबत से, जिसमें आपको रिएक्शंस दुनिया भर की याद नहीं करनी, तो तुम्हें नहीं लगता फिर इस चैप्टर में सीखने के लिए भी कुछ होगा? जब आपसे इतना बड़ा काम छुड़वाया जा रहा है कि भाई परेशान मत हो, ये अरबों करोड़ों जो रिएक्शन है इनको याद मत करो, तो तुम खुश हो गए, अरे वाह करोड़ों रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली इसी वजह से इस चैप्टर को एक अच्छा और मुश्किल चैप्टर कंसीडर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी चीजें सीखनी है या ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसमें बिना रिएक्शंस के भी आप रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक लिमिट तक कर सकते हैं। और ये चैप्टर नीट लेवल पर, IIT के मेंस लेवल पर और एडवांस लेवल पर, तीनों लेवल पर इंपॉर्टेंट। नीट लेवल पर एक लेवल तक इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताऊंगा। जो जो अभी हम करते जाएंगे वो सब लेवल पर तुम्हारे नीट लेवल पर चलेगा। इस बार भी उन्होंने सवाल पूछे थे, आगे भी सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन जहां वो लेवल चेंज होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि अब ये नीट के ऊपर जाने वाला है। लेकिन उसके लिए तो काफी टाइम, अभी तो सीखते चले जाओ, ठीक? अच्छा, यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम ये करने जा रहे हैं कि मुझे रिएक्शंस प्रोवाइड नहीं की गई हैं, मुझे रिएक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है, ना मुझे वो रिएक्शन आती। भाई ये बताओ, तभी तो इस चैप्टर पे स्विच करोगे ना। वरना तुम सोचो, अगर रिएक्शन प्रोवाइड कर रखी है तो यहां से नीचे उतरने में क्या परेशानी है? कर सकते हैं। और अगर रिएक्शन प्रोवाइड नहीं की गई है और रिएक्शन आपको आती है तब भी आप नीचे उतर सकते हैं। दिक्कत यह है कि ना मुझे आती है ना आपने दी है, तब आप नीचे नहीं उतर सकते, तब आप रिजल्ट तक डायरेक्ट कूद ही नहीं मार सकते। आपको पहले कहां आना पड़ता है? मोल कॉन्सेप्ट, फिर कहां आना पड़ता है? रिजल्ट। सर मोल कॉन्सेप्ट तक आने के लिए या मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि आप बता सके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एनालिसिस कौन करेगा, कौन बचेगा, कितना बचेगा, वगैरह वगैरह। उसके लिए आपको एक पूरी प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी। और क्योंकि वो सवाल में नहीं दे रखी हैं, इसलिए अब आप इस रास्ते को फॉलो नहीं कर सकते।
तो मैंने कहा चलिए ठीक है, हम चैप्टर ही बदल देते हैं, हम इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। अब आप ये बताइए नया रास्ता क्या है। मजे की बात क्या है, सवाल आज भी यहीं से स्टार्ट होता है। यानी आज भी तुमको खुद बताओ, मैंने तुमसे क्या पूछा था अभी कि अगर KMnO4 के 2 मोल्स कंज्यूम हुए तो FeC2O4 के कितने हुए। यानी सवाल तो आज भी मोल से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब युवा से सवाल तो वैसे ही होगा जैसे पहले पूछा जा रहा है। यानी स्टार्टिंग तो सर यहीं से होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको मोल्स गिवन होंगे। चलिए ठीक है, वो जितने भी इनडायरेक्ट तरीके होंगे, जितने भी डायरेक्ट तरीके होंगे, उन तरीकों से वो आपको रिएक्टेंट का मोल प्रोवाइड कर देगा। रिएक्शन नहीं देगा, ना रिएक्शन आप लिख पाएंगे ना वो देगा। अब आप बैठे रहिए, बस खत्म। यही वाला सवाल आ गया, KMnO4 के 2 मोल कितने FeC2O4 से रिएक्ट करता है। आदमी बैठा हुआ है कि भाई रिएक्शन दी गई होती तो अभी आंसर लिख देते, ना हमें आती ना तुमने दी, अब हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे ये सवाल बिना रिएक्शन के सॉल्व होगा, हम करके दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या क्या सीखना है पहले वो देख लेते हैं। सवाल आज भी यहीं से स्टार्ट होने वाला, लेकिन दिक्कत क्या है, रिजल्ट तक आने के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बैलेंस, केमिकल बैलेंस भी छोड़िए, आपके पास केमिकल इक्वेशन ही नहीं। बैलेंस तो हम कर लेंगे, इक्वेशन तो दो, वो इक्वेशन भी नहीं दे रहा। इसका मतलब युवा यहां से यहां आने के लिए आप इस रास्ते को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई किया जा सकता है जब आपके पास एक केमिकल इक्वेशन हो। अगर वो केमिकल इक्वेशन नहीं है, ना उसने दी है ना आपको आती है, ऐसी सूरत में आप मोल्स को डायरेक्टली रिजल्ट से रिलेट नहीं कर सकते। यार कोई सीटी क्यों बजा रहा है यार, ये एसी की सीटी बज रही है यार, इंदिरापुरम से लग रहा है। सर हमें भी आ रही है, हमें भी आप बाहर से आवाज आ रही है। बाहर से आवाज आ रही है? तो बाहर क्या हो रहा है? स्क्रीन से आ रही है आवाज, मीटिंग से आ रही है। वो एसी की होगी यार। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक आ रही थी आवाज, फिर एकदम चली गई। यार अजीब है, देखो फिर आ रही है। अब आ रही है। ये आगरा सेंटर में भी आवाज आ रही है इस तरह की? तुम एसी एक बार बंद करना जरा इंदिरापुरम में, 1 मिनट। एक बार बंद करके देखते हैं। अभी भी आ रही है यार। सर कोई बच्चा है, कोई किसी बच्चे का माइक ऑन है क्या? को कर रहा होगा सर। जो बच्चे घर से क्लास कर रहे हैं वो बच्चे अपने माइक ऑफ कर दें, जब बोलने के लिए बोला जाएगा तब बोलना। मुझे लग रहा हो सकता है किसी का माइक ऑन हो। अनिकेत माइक ऑन है क्या तेरा? नहीं, ऑफ है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सी आवाज लग रही है। मतलब अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो चलने देते हैं। मतलब सुना मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, 1 सेकंड रुकना। अच्छा, अब ये बताओ, तुम लोग को ये समझ में आ गया है कि हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका क्या रीजन है? रीजन क्या है? सर आप सवाल वैसे ही देंगे जैसे दिया करते थे, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब आप रिएक्शन नहीं देंगे, और जब आप रिएक्शन नहीं देंगे तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे ये बताइए, ठीक। तो अब हम एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, और नया चैप्टर ये है कि सवाल आज भी मोल से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन अब आंसर निकालने के लिए आपको नया पाथ फॉलो करना पड़ेगा। और वो नया पाथ क्या होगा? वो नया पाथ ये होगा कि आप जो है सबसे पहले मोल्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट्स में। मैं अभी बताऊंगा ये कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट्स में। और जब ये इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आप रिजल्ट निकाला करेंगे, और मजे की बात क्या है, ये रिजल्ट वही आएगा जो आप पहले निकाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझो, तुम अभी इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमसे जितना कहा जा रहा है पहले उसको समझो कि सवाल यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है। मोल से सवाल यहीं से स्टार्ट होगा। यहां से जब सवाल स्टार्ट होगा तो आपको या तो रिजल्ट निकालने के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, इस पाथ को फॉलो करने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको यही मेथड फॉलो करना चाहिए जो आपने इससे पहले सीखा था, एंड दैट इज पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल बढ़िया सर, इसमें कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं, तो गड़बड़, तब आपके साथ दिक्कत है, आप फिर ये काम नहीं कर सकते। तब उसके लिए नया काम क्या बताया जा रहा है? नया काम यह है कि आप सबसे पहले इन मोल्स को उस सब्सटेंस के मोल्स जिसके दिए गए हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप उसके मोल्स को पहले इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करेंगे जिसको आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की मदद से आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो रिजल्ट बिल्कुल वैसे निकल के आएगा जो तब निकल के आता जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते। तो अब तुम ये बताओ, इस पूरे चैप्टर में क्या नई चीजें सीखने को मिलती, क्या नई चीजें सीखनी पड़ेंगी? पहली चीज, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप जो मोल्स देंगे वो मैं निकाल लूंगा, ये काम तो कर लूंगा, वेट दे देंगे, मोल आ जाएंगे, फलाना धमाका, मोल मोल निकाल देंगे। दिक्कत क्या है सर? मोल्स निकाल के नीचे नहीं गिर सकते आप। क्यों? क्योंकि सर ये रास्ता ये खाई है, ये रास्ता भरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मोल कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही नहीं, आपके पास केमिकल इक्वेशन ही नहीं, आप ये रास्ता फॉलो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? अब आपको ये रास्ता फॉलो करना है। दिस इज माई न्यू चैप्टर। क्लियर है ये? ठीक। इस रास्ते में पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं, सिर्फ दो चीजें हैं जो सीखनी। पहली, यहां से यहां कैसे आते हैं। दूसरी, यहां आने के बाद ये क्या बला है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ताकि मैं रिजल्ट निकाल सकूं। यानी मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर में दो बातें सीखनी है कि मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने का तरीका, और इक्विवेलेंट्स के बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या चीज है जो यूज की जाती है। मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो एक ब्रिज है जो मोल्स और इक्विवेलेंट्स को आपस में कन्वर्ट करता है, इसको सीखना है। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, जिस तरह से मोल कॉन्सेप्ट था उसी तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है। एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके बाद रिजल्ट की एनालिसिस करनी है। मैं तुम्हें एक चीज के लिए तो बिल्कुल एश्योर कर देता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस कॉन्सेप्ट से 100 टाइम्स इजियर, यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मोल कॉन्सेप्ट उसमें तो फिर भी झंझट है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, ये करो वो करो, इसमें कुछ नहीं करना। पहली बात तो इक्वेशन ही नहीं है, तो एक तो यहां मुसीबत खत्म हो गई। और दूसरा, कुछ नहीं करना सर, एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता, जो इस कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट माना जाता। यानी इस पूरे खेल में मुझे लगता है ज्यादा जो मेहनत करनी है वो इस रास्ते को तय करने, यानी वो जो ब्रिज है जो मोल्स और उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंस को आपस में लिंक करता, मुझे वो ब्रिज तय करना है बस। और आज से उस ब्रिज का जो नाम रखा जा रहा है वो है एन फैक्टर, यानी इस ब्रिज को एन फैक्टर कह सकते हैं। कुछ जगहों पर इसको वैलेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, कुछ जगहों पर मैंने इसको जेड फैक्टर लिखा भी देखा है। हमारा मास्टर इसको समथिंग के नाम से जानता था, यानी हमारे टीचर ने हमें ये समथिंग के नाम से पढ़ाया था कि ये कुछ है। क्या है ये? कुछ है बस। तो वो हमसे ऐसे ही पूछ लिया करते थे, इसका समथिंग क्या होगा, इसका समथिंग क्या होगा, ऐसे। तो यानी ये कुछ है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि अब हमारे लिए तो कॉमन एक नाम जरूरी है, तो ज्यादातर बुक्स में इसके दो नाम फेमस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन नाम है इसका एन फैक्टर, फिर वैलेंसी फैक्टर। यानी कम से कम हमें इतना ध्यान रखना है, किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर या उसका वैलेंसी फैक्टर वो एक चीज है, कुछ है। अगर वो कुछ चीज निकालनी सीख ली तो ये कंफर्म है, मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बस एक छोटी सी लाइन का इस्तेमाल करना है कि मोल्स इनटू एन फैक्टर जो कुछ है इज इक्वल टू उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप मुझे मोल्स दे दीजिएगा, चाहे डायरेक्ट वे में दे दीजिएगा चाहे इनडायरेक्ट वे में दे दीजिएगा, मैं उसको उस सब्सटेंस के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स निकाल के दे दूंगा। और एक बार मुझे इक्विवेलेंट्स पता चल गए तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करके आपको रिजल्ट निकाल के दिखा दूंगा, कोई बड़ा झंझट नहीं। ये है ये पूरा चैप्टर, पहले आराम से समझ लो कर क्या रहा है। सर हाँ सर, फिर हमने मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा? जब एमसीक्यू पेपर आते कर सकते हैं फिर तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन तुम बताओ ना यार कि ये तुम्हें ज्यादा आसान नहीं लग रहा कि एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन में 5 मोल हमारे, कितने मोल तुम्हारे निकालना है? तो तुम क्या ये एन फैक्टर वगैरह यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। हम इक्वेशन दे रखी है, मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जैसे लास्ट क्लास में करते थे, लास्ट चैप्टर में करते थे, करते रहे। दिक्कत क्या है? ये वो मुसीबत है जिसके लिए आप मोल कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर ये काम करना पड़ रहा है। वरना तो बेहतर क्या है? बेहतर यही है सर, रिएक्शन लिख दीजिए, बैलेंस कर लीजिए,
लिमिटिंग रेजेंट निकालिए, एनालिसिस कर लीजिए, खत्म हो गया। झंझट तो तब है कि सर जब रिएक्शन ही नहीं लिख पाएंगे तब क्या करेंगे। यानी ये जो चैप्टर है ये उस जगह पर थोड़ी सी हेल्प कर रहा है जहां पर रिएक्शंस हम नहीं जानते, वहां पर भी इस चैप्टर को यूज करके या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये इसीलिए एक्सटेंडेड चैप्टर माना जा सकता है, एक्सटेंडेड फॉर्म माना जा सकता है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसको मोल कॉन्सेप्ट 2 या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। बुक में है। बताओ यहां तक समझ में आई बात? देखो बुक का मैं नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। ये रिडॉक्स के नाम से अगर आज नहीं मिलेगा तो रिडॉक्स के नाम से मिलेगा। मैं आज तुम्हें कुछ होमवर्क भी दूंगा, तुम घर में कम से कम वो एक पेज वो जरूर पढ़ना जो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोलूंगा, ताकि अगली क्लास में इस चीज का फायदा हो। पहले यहां तक सब लोग समझ लो कि हम तभी तुम समझ भी पाओगे जब तुम्हें ये लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं तो तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये आसान चैप्टर नहीं माना जाता। तो सब लोग पहले एकदम तैयार हो जाओ कि भाई एक्चुअली क्या मजबूरी आ गई कि आप सीधे सीधे यहां गिर सकते थे रिजल्ट तक, या आपने क्या नया ड्रामा निकाला रिजल्ट तक पहुंचने का। तो ये ड्रामा इसलिए निकाला गया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं आप। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इक्वेशन नहीं। अरे तो लिख लो। अरे नहीं आती ना, लिख लेता अगर आती होती, नहीं तो याद कर लो ना। नहीं कर सकता, क्यों? करोड़ों है, कितनी याद करूंगा मैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो एक मजबूरी का एक रास्ता निकाला गया कि भाई ठीक है, अगर आप इतनी परेशानी मोल नहीं लेना चाहते तो थोड़ी सी परेशानी ले लीजिए। करोड़ों रिएक्शंस याद करना ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर इसको सीख लिया तो कम से कम उतनी बड़ी मुसीबत से तो आप बच जाएंगे। ठीक, तो अब हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इस पूरे खेल में जो दो बातें हमें सीखनी है वो ये, सबसे पहले मोल्स को, उस सब्सटेंस के मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और उसके बाद जब आपको रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट्स का आइडिया लग जाता है तो उसके बाद आपको ये सीखना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है जो रिएक्शंस के एनालिसिस आसानी से करके आपको दे देता है। सब लोग समझ गए कि हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक, सबसे पहला काम शुरू करने जा रहे हैं, इस ब्रिज को सीखते हैं, और वो ब्रिज है हमारा एन फैक्टर। यानी सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं सब्सटेंसेस के एन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे ये सोच के बताइए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली, ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, जनरली किस तरह के सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं? तो सर जनरली मुझे दिखाई देता है एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जनरली बेस का इन्वॉल्वमेंट होता है रिएक्शंस में, और जनरली सॉल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी रिएक्शन में। तो यानी ओवरऑल अगर दिमाग कहता है तो वो कहता है कि आप सॉल्ट्स के, एसिड्स के, बेस के एन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखिए सबसे पहले, ताकि आप कम से कम जो जनरल सवाल बनते हैं उनके आंसर दे सकें। जैसे वो KMnO4 वाला था, FeC2O4 था, दे ऑल आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैसे निकलते हैं वो भी हम देख लेंगे, एसिड्स के बेसिस के एन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। हम सबसे पहले एनालिसिस या एन फैक्टर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, और वो एन फैक्टर कैलकुलेशन होगा सबसे पहले हमारा एसिड्स का। सबसे पहले मैं एसिड्स के एन फैक्टर की बात कर रहा हूं, एन फैक्टर कैलकुलेशन, और सबसे पहले है मेरा एसिड्स। एसिड्स के एन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, तुम उस लाइन को सीधे सीधे पहले याद कर रहे हो, फिर मैं उसको समझाता हूं तुम्हें। एसिड्स का जो एन फैक्टर है दैट इज रिप्लेसेबल H+ आयंस। यानी किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो उसके अंदर जितने भी H+ रिप्लेस हो रहे हैं वो उसका एन फैक्टर कंसीडर, क्योंकि ये तो तुम जानते हो एसिड का मतलब होता है H+ देना। तो एक एसिड जितने भी H+ दे रहा है किसी रिएक्शन में वही उसका एन फैक्टर माना जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि HCl जो है मेरा वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप बताइए HCl का एन फैक्टर क्या है? तो मैं सब लोग इस बात को जानते हैं कि HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके मान लीजिए NaCl बना रहा है, तो ऐसे में HCl का एक H Na ने रिप्लेस किया, इसलिए HCl का एन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। यानी जितने भी H+ रिप्लेस हो रहे हैं वही मेरा एन फैक्टर होगा। इसी तरह से मान लीजिए H2SO4 के पास कितने H हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं? 2। लेकिन अगर दोनों हो गए तो एन फैक्टर 2 होगा, और अगर एक ही हुआ तो एन फैक्टर 1 होगा। यानी अगर मान लीजिए NaOH हमारे पास हो और वो कन्वर्ट कर रहा है इसको Na2SO4 में, अब जरा बताओ कितने H रिप्लेस हो रहे हैं? सोडियम ने कितने H को रिप्लेस किया? 2, इसलिए एन फैक्टर क्या आ गया? 2। लेकिन अगर यह भी हो सकता था कि H2SO4 इसी NaOH के साथ रिएक्ट करे लेकिन एक ही H को रिप्लेस करवाए क्योंकि NaOH कम है, तो ऐसे में सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, और ऐसे में जो एन फैक्टर निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा।
क्यों? क्योंकि इस केस में आपने दोनों H को रिप्लेस नहीं करवाया सोडियम से, एक H तो अभी भी बचा हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ H2SO4 एक ऐसा आदमी है जिसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। अगर दोनों H रिप्लेस हो गए तो एन फैक्टर 2 माना जाएगा, और अगर एक ही H रिप्लेस हुआ तो एन फैक्टर 1 कंसीडर किया जाएगा। बताओ समझे? यानी किसी भी एसिड का, चाहे वो आपको पहचानने में आता हो, चाहे आप उस एसिड के बारे में ना जानते हो, किसी भी एसिड का इनफैक्टर रिप्लेसेबल H से निकाला जाना चाहिए। जितनी भी H उसकी रिप्लेसेबल है, दैट शुड बी द इनफैक्टर। किसी रिएक्शन में अगर उसकी सारी H रिप्लेस हो गई तो इनफैक्टर उसका निकाल लिया जाएगा। अगर कोई एक ही H रिप्लेस हुई तो इनफैक्टर 1, कोई 2 H रिप्लेस हुई तो इनफैक्टर 2। इसी तरह से जैसे H3PO4 होता है, ये नोट कर लिया सबने? नो सर। नोट कर लो भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें? सर रह गया, सर नोट नहीं हुआ। अब तो हो गया। इसी तरह से जरा H3PO4 के बारे में सोचते हैं जरा। बताओ H3PO4 में कितने H ऐसे लगते हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं? 3। तो ऐसा भी हो सकता है कि एन फैक्टर 1 भी हो सकता है या 3 ही होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यानी आपने हो सकता है एक H हटाया हो सकता है NaOH आपके पास कम हो सकता है NaOH आपके पास इतना ही हो कि वो 2 H को रिप्लेस कर सकता है, या NaOH आपके पास एक्सेस में है तो तीनों H को भी रिप्लेस कर सकता है। यानी ये पॉसिबल है कि H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करे और एक ही H को रिप्लेस करे, यानी NaH2PO4 बनाए। बताओ इसका एन फैक्टर कितना? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि H3PO4 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करे और NaOH इतना लिया गया है कि एक H हटाने के बाद एक और H रिप्लेस कर दे, तो ऐसे में इसका इनफैक्टर 2 हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास NaOH इतना सारा है कि वो एक H को भी खा जाएगा, फिर दूसरे H को भी खा जाएगा, फिर तीसरे H को भी खा जाएगा, और फिर फाइनली सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ऐसे में इसका इनफैक्टर 3 निकाला जाए। यानी H3PO4 एक ऐसा आदमी है जो कि एक ट्राई बेसिक एसिड कंसीडर करना चाहिए। दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। सब लोग समझते हैं ट्राई बेसिक का मतलब ये एक ऐसा आदमी है जो 3 H भी डोनेट कर सकता है, यानी मैक्सिमम जितने H+ वो डोनेट कर सकता है, दैट इज उसकी बेसिसिटी। यानी H3PO4 की जो बेसिसिटी है वो 3। इसी तरह से H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। क्योंकि जितने मैक्सिमम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज बेसिसिटी। सो द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज 3, बट द एन फैक्टर विल बी आइदर 1, 2 और 3। इट डिपेंड्स कि कितने H रिएक्शन में रिप्लेस हो रहे हैं। यानी बेसिसिटी का मतलब होता है जितने मैक्सिमम रिप्लेस हो सकते हैं, और जितने हो रहे हैं वो आपका एन फैक्टर होगा, एंड दैट डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ द बेस इंक्लूड करा गया है। अगर बेस ज्यादा है तो वो सारे H को रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज एक ऐसा एसिड जिसके पास 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, उन तीनों में से तीनों भी रिप्लेस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जिस रिएक्शन में जितने H रिप्लेसेबल हैं वही उसका एन फैक्टर कंसीडर किया जाना चाहिए। पहले यहां तक आराम से समझ लो। यानी एसिड्स के एन फैक्टर निकालने में आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि अगर वो एसिड है तो आपका आंसर रिप्लेसेबल H से निकल के आएगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि कितने H रिप्लेसेबल हैं तो आप उसका एन फैक्टर चेक कर सकते सर लेकिन हमें रिएक्शन तो दे नहीं रही। हाँ, नहीं रिएक्शन नहीं, ये इस तरह से नहीं रिएक्शन देगा। वो यही कहेगा कि भाई H3PO4 इज कन्वर्टेड इनटू H3PO4 कन्वर्ट्स इनटू Na3PO4। बताइए एन फैक्टर कितना? तो कम से कम इतना तो वो इंफॉर्मेशन देगा। अदरवाइज आप क्या लिख के आएंगे? द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज आइदर 1, 2 और 3। इट डिपेंड्स कि आपने उसके कितने H रिप्लेस करवाए। तो वो फिर सवाल का आंसर हम 1, 2, 3 करके दे देंगे। और अगर वो कह देता है कि H3PO4 जो है वो Na2HPO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर H3PO4 Na2HPO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो भी मुझे पता है कि उस केस में उसका एन फैक्टर क्या निकल के आएगा? वो 2 निकल। यानी या तो आप मुझे बता दें कि उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है तो मैं उसका एन फैक्टर बता सकता हूं, और नहीं तो मेरे हिसाब से इस H3PO4 के एन फैक्टर 3 होंगे, एक 1, एक 2 और एक 3। दैट डिपेंड्स कि कितने H वो रिप्लेस करवा रहा। ठीक है ये? ठीक। दूसरी बात, कितने एसिड्स के नाम तुम जानते हो पहले बताओ। अगर मैं तुम में से किसी से पूछूं कि जरा मुझे 5 एसिड्स के नाम बता दो, तो तुम 3 एसिड के नाम बताने के बाद ए करना शुरू कर दो।
मैं याद ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सर क्या मैं सारे एसिड्स को याद करके जाऊंगा कि ये एक एसिड है, ये भी एसिड है, इसका इनफैक्टर रिप्लेसेबल एच से निकलेगा, इसका रिप्लेसेबल एच से निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें। हम बताते क्या करना है। कई बार ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं जो अच्छे सवाल बन सकते हैं कि आप उस आदमी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो एसिड। अब तुम ये बताओ, जब तुम ये पहचान ही नहीं पा रहे हो कि वो एसिड है, तो उसका इनफैक्टर कैसे निकालोगे? क्योंकि तुमने क्या सीखा है अब तक कि एसिड का जो इनफैक्टर होता है, तुम दिखते हो नहीं दिखते हो मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने कितने एसिड देखे। तुम अपने देखने पर नहीं जा सकते ना कि सर ये तो देखा नहीं हमने, तो ये एसिड नहीं होगा। अरे तुमने देखा ही नहीं यार, 2-4 एसिड के नाम जानते हो तुम, तुम्हें दुनिया भर के एसिड का पता नहीं है। तो तुम अगर ये पहचानने के चक्कर में रहे कि सर ये आदमी तो हमने देखा नहीं है, ये एसिड नहीं हो सकता, तो आप बेवकूफ है। आपको तरीका क्या फॉलो करना पड़ेगा? यार मुझे लगता है कि तुम एसिड। अब ये कैसे पहचानते हैं वो अभी हम देखते हैं। मुझे लगता है या तो तुम मेरे जानने वाले आदमियों में से आ जाओ, H2SO4, HCl, HNO3 वगैरह, तो ठीक। लेकिन अगर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तो ये नहीं कह सकते ना कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम एसिड नहीं। ये तो गलत बात है, क्योंकि आपने तो बहुत कम एसिड्स को देखा। तो आप उस आदमी को देख के सबसे पहले पूछेंगे क्या तुम एसिड हो, तो अंदर से आवाज आएगी। देखते हैं कैसे अंदर से आवाज आएगी, हम एसिड। जैसे उसने आवाज लगाई, फिर ये मत देखना तुम एसिड कैसे हो सकते हो, तुमको तो मैं कभी देखा ही नहीं, मैं तो तुमको जानता ही नहीं, ये मत कहना। अगर उसने ये कह दिया कि मैं एसिड हूं तो बात खत्म। अगर वो एसिड है तो तुम्हें सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या? रिप्लेसेबल एच कितनी, तुम्हारे पास कितनी हाइड्रोजन है जो रिप्लेस होने जा रही है, दैट विल बी द इनफैक्टर। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आदमी मुझे जानने वाला मिले, चाहे वो मेरा जानने वाला आदमी ना हो, अगर मुझे किसी ने ये बता दिया कि वो एसिड है, तो सिर्फ एक तरीका है उसका इनफैक्टर निकालने का, रिप्लेसेबल एच। बस बात खत्म। बताओ यहां तक समझ गए? इस बात को याद रखोगे? यस सर। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। क्या तुमने इस आदमी को कभी देखा है? क्या इस आदमी के बारे में हम जानते हैं कि ये एक एसिड है? क्या है ये? हमने तो नहीं सुना सर, ये पता नहीं क्या दे रखा है। आप कह रहे बताओ इसका इनफैक्टर क्या है? तो मैंने कहा एक सेकंड रुकिए, है कौन, किसके इनफैक्टर की बात कर रहे हैं? लॉजिकली अगर देखें तो ये सॉल्ट, बताओ समझ पा रहे हो? कैटायन K+H+, ऑक्सिलेट आयन जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब सॉल्ट के अंदर ही तो होते हैं। तो सर ये तो सॉल्ट जैसा लगता छोड़ो, मुझे इसका इनफैक्टर बताओ। मुझे नहीं समझ में आता सर, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक एसिड का इनफैक्टर पढ़ाया गया था और पता नहीं ये एसिड है कि नहीं, क्योंकि मेरे जानने वाला तो नहीं। अब तुम जरा देखना, अब तुम बताओ इसका इनफैक्टर। मैं सर इस आदमी के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस आदमी से बचपन से हमारा नाता है। ये बेस सर, ये एनयूएच बेस, और अगर एनयूएच बेस है तो और तुम उससे रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम हमारे जानने वाले हो या ना हो, तुम एसिड। बताओ समझे बात? यानी जो आदमी NaOH से रिएक्ट कर रहा है, जो कि खुद एक बेस होता है, तो वो आदमी तो पक्का एक एसिड होगा ना। और अगर अंदर से ये आवाज आ गई कि ये एसिड है, फिर ये मत देखो कि तुमने सुना है नहीं सुना, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुमने क्या ही सुना है, तो तुम सीधे सीधे से पूछोगे तेरे पास कितने हाइड्रोजन है, ये बता दे, बस बात खत्म। कितने हाइड्रोजन दिखाई देते हैं? भाई मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम्हारा इनफैक्टर मुझे समझ में आता है, इस रिएक्शन में तुम्हारा इनफैक्टर वाई होगा। बताओ समझे? अच्छा, यही काम मैं तुम्हें और उल्टा समझाने के लिए क्या बताता हूं। अब बताइए इसका इनफैक्टर क्या होगा। इसी आदमी की रिएक्शन जो है वो KMNO4 के साथ हो रही है, इसी आदमी की। अब तुम कहोगे सर ये आदमी हमारे जानने वाला नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब ये KMNO4 से रिएक्ट कर रहा है। अब बताइए जरा, अब क्या आप ये कह सकते हैं कि जिस आदमी से आप रिएक्ट कर रहे हैं वो आदमी बेस है, इसीलिए मैं एसिड हूं? क्या तुम जानते हो KMNO4 के बारे में कुछ भी? पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कुछ भी जानते हो? तुम एक चीज बता दो, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट और आसान चीजें तुमने सुनी होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMNO4, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, बेस नहीं होता है ये, समझो। आगे भी धीरे धीरे करके तुम्हें बातें पता चलेंगी। क्या तुम KMNO4 को बेस कहते हो? तुम्हें पता ना बेस किसे कहते हैं? NaOH, KOH, POH, DOH, यही सब तो बेस होते हैं। सर दिस इज नॉट अ बेस, KMNO4 बेस नहीं हो सकता सर, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पक्का जिससे रिएक्ट कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट का इनफैक्टर एच देख के नहीं निकाला जाता। हमें नहीं पता सर कैसे निकाला जाता है, हमने सीखा ही नहीं, अभी आपने सिखाया नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट का इनफैक्टर कैसे निकलता। हमें तो सिर्फ एसिड का इनफैक्टर निकालना आता है। अगर गलती से आप एसिड हुए तो बताइए, नहीं है तो हमें नहीं पता इनफैक्टर कैसे निकलेगा। इसलिए सेकंड रिएक्शन में इसका इनफैक्टर मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में तुम्हारा इनफैक्टर क्लियर है। तुम फर्स्ट रिएक्शन में तुम्हारा बिहेवियर एसिड का है, क्योंकि तुम बेस से रिएक्ट कर रहे हो। और जो आदमी बेस से रिएक्ट करता है वो देखने में लगे ना लगे, उसका बिहेवियर एसिडिक होगा। और एसिडिक आदमी का इनफैक्टर रिप्लेसेबल एच से कैलकुलेट किया जाएगा। जितने हाइड्रोजन मुझे दिखाई देते हैं, assuming all those hydrogens are replaceable, so the n factor should be Y.
यार किसी की हवा निकल रही बहुत देर से, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि निकल किसकी रही, चक्कर क्या है। आगरा वाले वैभव पता करो भाई, कौन लीक कर रहा है। यार ये हमारे स्टूडियो से आ रही है क्या आवाज? हो सकता है सर। पता नहीं यार, इधर तो एसी बहुत धीरे चल रहा है। देखो अब कम हो गई। लवली, तुम्हारे पास भी आवाज आ रही है इस तरह की? यस सर। इसका मतलब सब लोगों को जा रही है यार, ये चक्कर क्या है, बड़ा डिस्टर्बिंग सा है। बहरहाल आज यार ये इंदिरापुरम में एक दो बच्चे नए से दिख रहे हैं। ये बच्ची एक बैठी है पीछे। बेटा तुम नए आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारी, तो तुम किस स्कूल की बच्ची हो? तो तुम्हें बेटा ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल तो है तुमने, लेकिन ये थोड़ा बहुत मोल पढ़ा है तुमने, मोल वोल निकालना और ये सब चीजें स्कूल में करा है थोड़ा बहुत? 9th क्लास में कभी निकालना सीखा हो, मोल किसे कहते हैं, वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं? एक ये थोड़ा सा ना एक ये काम करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये चैप्टर जो पुराना वाला चैप्टर था मोल कॉन्सेप्ट का, वो तो एक अच्छा चैप्टर है, उसको हमने कवर कर लिया है। उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। तो तुम्हें अभी करा रहा हूं मैं, वो समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम लोग जैसे बाकी बच्चों के लिए भी सब कुछ नया है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि एन फैक्टर कैसे निकल रहा है, एसिड का एच को देखकर निकाला जाए, यहां तक समझ में आ रहा है ये? तो जो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ना वो तब आएगा जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्योंकि तब तुम्हें मोल वोल वाली थोड़ी सी बात आएगी। तो उससे पहले ही कोशिश करते हैं कि तुम्हारा ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको कवर कर दिया जाए। और भी कोई बच्चा नया है? ओजस, और भी कोई नया आया है? नहीं, ओजस तुम पुराने हो? थोड़ा सा यूं ज्यादा नहीं। अच्छा ये ठीक। आज इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुम लोगों ने? सर रिफ्लेक्शन आती है आगे वाली लाइट से। अच्छा ठीक है। तो ये अच्छा, अब ये वाली बात समझ में आ गई कि अब तुम ये तो नहीं देख पाओगे ना कि सर ये आदमी तो हमने सुना नहीं है, हम नहीं जानते, ये एसिड हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, हमने नहीं सुना, बट इस रिएक्शन को देख के ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस NaOH इज अ बेस, ये तो सुना है। तो NaOH अगर बेस है तो ऑब्वियसली जिस आदमी से आप भिड़ रहे हैं वो एसिड होगा। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो भले ही आप इसके बारे में ना जानते हो, लेकिन कम से कम इतना तो आप समझ गए कि ये आदमी एक एसिड, और एसिड का इनफैक्टर चाहे वो कुछ भी हो जाए, एसिड का इनफैक्टर H देखकर ही निकलेगा। बस आपको कोई हल्का सा कान में आके ये बोल दे कि ये एसिड है, तो आप इधर उधर मत देखिएगा, आप सिर्फ ये देखिएगा कि कितने H जो रिप्लेस होने जा रहे हैं, दैट विल बी द इनफैक्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये भी बताइए आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट NH2। बताओ इस आदमी का एन फैक्टर। हाँ बोलो बेटा। सब मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। क्या? मैक्सिमम 5 है। इसका आंसर बता रहे हो क्या? हाँ सर। कौन बता रहा है, कहां से बता रहा है? इंदिरापुरम से। तो गलती होगा फिर क्या है? तो जो आगरा वाले बच्चे लगे रहो तुम चक्कर में, तुम ये तो बोलते रहते हैं, तुम अपना चक्कर में, तुम बताओ सवाल। सब लोग सवाल समझो पहले। ये आदमी, ये क्या जानने पहचाना आदमी है? नहीं सर। ये आगे जो येलो टी शर्ट में बैठा है बच्चा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इसने बुक नहीं खोली थी लास्ट टाइम। प्रीत। प्रीत। प्रीत के फॉर ओजस वाला दूसरा बच्चा। कौन सा बच्चा? ट्यूटोरियल में नहीं आए थे 2 बच्चे एक टाइम पे? हाँ तो क्या नाम, क्या कृत? हाँ तो कृत ये बताओ, ये आदमी हमारे सुना हुआ आदमी? नहीं, जो हमने नहीं देखा इसको, तो हम फिर कैसे निकालें? तो हम तो नहीं जानते इसको, लेकिन इसको तो जानते हैं हम। अगर ये आदमी बेस है तो तुम कुछ भी हो जाओ एसिड ही माने जाओगे। अगर तुम एसिड माने जाओगे तो तुम्हारा इनफैक्टर निकालेगा एक ही तरीका है, तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है जो निकलने जा रहे हैं। तो फिर तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक हाइड्रोजन ये है जो निकल सकती है और 2 हाइड्रोजन ये है। ये तो दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सुना है ना तुमने? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही आप इसको NaOH के साथ मिलाएंगे,
ये पानी अपना अलग हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बस खत्म। इससे एच नहीं निकल के आएंगे। एच कहां से निकल के आ रहे हैं? एच एक तो यहां से आ रहा है, दो एच यहां से निकल के आ रहे हैं। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आप इसको NaOH के साथ मिलाएंगे तो ये मिक्स होकर पानी बन जाएगा बस ऐसे। यानी अल्टीमेटली हाइड्रोजन कहां से निकल सकता है? एक यहां से निकल सकता है, दो यहां से निकल सकता है। सो इन दिस रिएक्शन द एन फैक्टर ऑफ दिस KHC2O4 इज एन फैक्टर इज 3। समझ में आया? यानी इसका एन फैक्टर आ गया 3। लेकिन सोचो अगर यही सवाल ऐसे ना होता, ऐसा होता कि आप बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डाल दिया यहां पर। अब अगर आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या ये एसिड है फिर? नहीं सर, ये तो रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर मत पूछिएगा सर, ये आपने सिखाया ही नहीं है, हमें नहीं आता कैसे निकलता। क्लियर है ना? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एक ही आदमी का रिएक्शन टू रिएक्शन एन फैक्टर बदल सकता है। आज मेरा बिहेवियर एसिड जैसा है तो मेरा एन फैक्टर ये है, आज मेरा बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा है तो मेरा एन फैक्टर ये है। यानी रिएक्शन टू रिएक्शन किसी एक ही आदमी का एन फैक्टर वेरी कर सकता है। दैट डिपेंड्स कि वो आदमी किस रिएक्शन में किस तरह से बिहेव कर रहा है। एज एन एसिड द एन फैक्टर इज ऑलवेज किस तरह से निकाला जाएगा? रिप्लेसेबल एच को देखकर ही आप उसका एन फैक्टर डिसाइड करेंगे एज एन एसिड। इसके अलावा आपका बिहेवियर क्या है मुझे इससे मतलब नहीं। बताओ, समझे यहां तक? ठीक। अब इसमें एक झंझट है यार। अब क्योंकि तुमको ये शुरू में मैंने बता दिया कि भाई ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो मैं तुम्हें अब आता हूं जरा सी झंझट के अंदर। इसी एसिड के अंदर एक दो झंझटें ये हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। देखने से कुछ लगता है, होता कुछ। क्या है वो झंझट, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें करनी है तो ऑब्वियसली याद रखनी पड़ेंगी, और ये तो करना ही है यार, ये तो आता ही आता है। तुम बताओ, देखने से तुम्हें ये क्या लगता है? ये आदमी की बेसिसिटी तुम्हें क्या लगती है देखने से? H3PO3। देखने से इसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब मैक्सिमम कितने H निकल सकते देखने से? देखने से सर इसमें 3 हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, तो देखने से इसकी बेसिसिटी 3 लगती है। अच्छा, अगर 3 होती है मान लो, तो इसका एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सर एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितने आपने निपटाए। अगर NaOH कम है तो 1 ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा है तो 2 हो जाएगा, और ज्यादा। यानी वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन में NaOH ने कितने H एक्सट्रैक्ट किए। तो बेसिसिटी 3 है हमें लगती है, तो एन फैक्टर 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं। झंझट ये है कि इसकी बेसिसिटी ही 3 नहीं, इसकी बेसिसिटी 2। तो हम अभी रीजन भी बताते हैं। तो चलिए 2 है, अगर 2 है तो फिर तो इसका एन फैक्टर 1 या 2 में से हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? भाई जब आपकी बेसिसिटी ही 2 है, इसका मतलब मैक्सिमम जो H निकल सकते हैं वो कितने निकल सकते हैं? 2। तो ऐसे में जब आपका बेसिसिटी 2 है तो आपका एन फैक्टर 1 या 2 में से हो सकता है, 3 कभी नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले मैं रीजन भी तुम्हें बताता हूं, लेकिन सबसे पहले तो इस बात को याद कर लेते हैं। दिस इज अ डाइबेसिक एसिड। ये एक डाइबेसिक एसिड, और इस डाइबेसिक एसिड की वजह से इसका जो एन फैक्टर है वो 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है, ये 3 कभी नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं इसके रीजन को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुमको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि HCl मेरा मोनोबेसिक एसिड, बताओ ये तो ठीक कह रहे हैं कि HCl एक ही H निकाल सकता है। तो अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब होता है कि जब आप इसको पानी में डालें तो एक H3O प्लस आयन तैयार करता है। मैं तुम्हें इसका मतलब भी समझाता हूं। इसी तरह से अगर आप H2SO4 को एक डाइबेसिक एसिड कहते हैं, तो अगर H2SO4 मेरा एक डाइबेसिक एसिड है तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये डाइबेसिक एसिड है तो इसका यह मतलब हुआ कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये 2 मोल H3O प्लस के जनरेट करेगा, इसलिए इसको डाइबेसिक एसिड कहते हैं। सर ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, पानी के अंदर डालने पर ये क्या चीज बना दिया आपने H3O प्लस, ये कैसे बन जाता है पानी के अंदर? पानी ऐसा क्या काम करता है? अब देखो तुम्हारे लिए कुछ कुछ नई चीजें आती जाएंगी, जितनी चीजें नई आएंगी उनको नोट करना, उनको घर में जाके दोबारा रिवाइज करना, याद रखना, ताकि चीजें बाद में जाके रिपीट करना स्टार्ट हो। अगर हर बार उसको नया बना दोगे तो कभी रिवीजन नहीं होगा। तो आज पहली बार आ रहा है, आज सीखते हैं, घर में रिवाइज करेंगे, आगे जब दोबारा आएगा तो रिवीजन होगा, फिर आएगा रिवीजन होगा, तब जाके वो जाके पक्का होगा। ठीक, अदरवाइज अगर मैं यही सोचते रह गए कि जो है आप बच्चे हैं अभी मत करो, है ना, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब पढ़ा देंगे, अगली एक महीने बाद करा देंगे, यार इससे फायदा नहीं ना। 2 महीने बाद इसको दोबारा करा देंगे, लेकिन जब दोबारा करेंगे ना तो इस टाइम की चीज रिवाइज होने लगे, वो ज्यादा फायदा करेगी। इसलिए कोशिश करके करो कि नहीं हम सीख लेंगे सर, ऐसा कुछ बड़ा मुश्किल आप करना शुरू करिए। अब देखो क्या होगा, होता यह है कि जब आप किसी बाल्टी में इसमें पानी डाल दिया आपने, ठीक, अब आप इसके अंदर HCl डालते हैं। तो HCl के बारे में हम ये जानते हैं कि HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें H और Cl के बीच का ये बॉन्ड,
थोड़ा सा क्या इस बारे में किसी को आइडिया है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? ये नाम सुना है कभी, इलेक्ट्रोनिगेटिव? अच्छा, बहुत बढ़िया। तब तो फिर तब तो काम ही खत्म, तुम्हें कोई मुश्किल ही नहीं बचा। फिर हम तो ये सोच रहे तुम्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा, अगर क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या ये मानते हो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होने लगेंगे? और अगर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे तो क्लोरीन के ऊपर एक पार्शल सा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर एक पार्शल सा पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। भाई ऐसा हो गया, मेरा अपना इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, हम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख रखा है, ठीक। अब मान लीजिए मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन चूसने वाला आदमी हूं, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूं, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये मेरे पास अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो अगर वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आने लगेंगे तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है। वो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास आने लगेगा तो तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आने लगेगी, पार्शियल पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी, डेल प्लस। और बगल वाले आदमी पे जिसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चूसा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की फीलिंग आने लगेगी। इसका मतलब HCl का जो मॉलिक्यूल है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस पोल भी एग्जिस्ट करता है और माइनस पोल भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहां तक? अब आप इसको पानी में डुबो दीजिए। अब मैं पानी के बारे में बात करता हूं। पानी जो मॉलिक्यूल है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नई बात है, तुम सब लोग इस बात को याद रखेंगे। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। और इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। इसका शेप एंगुलर शेप होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इस बात को पढ़ेंगे। दिस शेप इज एंगुलर और बेंट। ये बेंट शेप का मॉलिक्यूल है जिसका एंगल 104 डिग्री या 104.5 डिग्री के आसपास देखने को मिलता। तो मैंने कहा सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहा हूं, क्या तुम ये मानते हो कि पानी का मॉलिक्यूल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है? थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी। कैसे कैसे आप कैसे कह सकते हैं सर? देखिए, क्या H और O के बीच में पोलैरिटी है? क्या H और O की निगेटिविटी में अंतर है? अरे सर, ऑक्सीजन दुनिया का दूसरे नंबर का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो क्या तुम नहीं मानते कि इस बार भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा? और अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो डेल निगेटिव चार्ज आने लगेगा और इस हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। यानी ये दिखाई देता है सर, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर प्लस और माइनस पोल एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे HCl के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब आप सोचिए, एक ऐसा सिस्टम है, ये बाल्टी है जिसके अंदर पानी पड़ा है, और पानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें प्लस पोल भी है और माइनस पोल भी, और उस पानी के अंदर आपने डाल दिया ये HCl। जैसे ही HCl अंदर जाएगा, HCl के अंदर भी पोल है, पानी के अंदर भी पोल है। क्लियर है? तो तुम्हें नहीं लगता कि HCl का जो प्लस पोल है वो पानी के माइनस पोल से अट्रैक्ट होने लगे? यानी जैसे ही आप इस HCl को पानी में डालेंगे, पानी चारों तरफ से HCl को घेर लेगा। किस तरह से घेरेगा? ये आया पानी, लेकिन कौन से पोल को लेकर? प्लस पोल को लेकर। ये आया पानी, कौन से पोल को लेके? प्लस पोल को लेके। ये आया पानी, ये आया पानी, यानी इधर आ गया पानी का माइनस पोल, इधर आ गया पानी का माइनस पोल, इधर आ गया पानी का माइनस पोल। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आपने HCl को पानी के अंदर डाला, पानी ने एक तरफ से H को खींचना स्टार्ट कर दिया और दूसरी तरफ से Cl को खींचना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही पानी ने इस H को खींचा, H2O ने H प्लस को अगर खींचा तो ये दोनों मिलकर क्या बनाने जा रहे हैं? H3O प्लस। अब ये बताइए, अगर आपने HCl को पानी के अंदर डाला तो कितने H3O प्लस बने? एक। इसलिए HCl इज अ मोनो बेसिक एसिड। यहां तक ठीक है? अगर किसी आदमी ने 2 H3O प्लस बनाए होते तो आप उसको डाइबेसिक बोल देते। चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जरा इसी पानी में H2SO4 को डालने जा रहा है, जरा समझना बात को। ये पानी है, इस पानी में डाला जा रहा है H2SO4। मैं तुम्हें H2SO4 की शक्ल दिखाता हूं। ये है H2SO4। अब ये बताओ, क्या तुम्हें इस बार दिख रहा है कि OH का बॉन्ड पोलर है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस चार्ज की फीलिंग आ रही है या नहीं? और अगर हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन पर पार्शियल चार्ज की फीलिंग होगी, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल चार्ज की फीलिंग होगी। जैसे ही पानी के अंदर डालोगे, पानी का पोल इस H को खींच पाएगा कि नहीं? बताओ जरा जल्दी से। कौन सा पोल आएगा पानी का? माइनस। कौन सा पोल आएगा? माइनस। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, और इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब ये बताओ, पानी ने यहां से H को निकाला तो क्या बनाया?
और अगर पानी ने यहां से निकाला तो क्या बनाया? इसका मतलब H2SO4 को जब पानी में डालते हैं तो कितने H3O+ रिलीज हुए? इसीलिए H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड माना जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यानी जब आप H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो वो 2H+ H3O+ के फॉर्म में रिलीज करता है, इसलिए H2SO4 को एक डाई बेसिक एसिड कंसीडर किया जाता है। यहां तक ठीक है? सब लोगों को ये सब बनाना है और नोट करना है। तुम इसके लिए टाइम ले लेना, तुम इसके लिए टाइम ले लो, आराम से खूबसूरत तरीके से जो 2-4 लाइनें लिखनी है वो लिखो। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज ऑफ बेंट शेप, द एंगल ऑफ HOH इज 104। क्योंकि ये सब अभी से लिखोगे तब जाके बाद में याद होगा। कम से कम लिखना शुरू करोगे तो याद भी होने लगेगा, लिखोगे ही नहीं तो फिर याद नहीं होगा। तो इसलिए इन सबको लिखते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, जब उसके अंदर एक पोलर मॉलिक्यूल डाला जाता है तो वाटर की पोलैरिटी उस पोलर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की कोशिश करती, इसलिए H3O+ जनरेट होते हैं। जितने भी H3O+ वाटर के अंदर पर मोल बन रहे हैं, दैट विल बी द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। सो इन केस ऑफ HCl द बेसिसिटी इज 1 एंड इन केस ऑफ H2SO4 इट शुड बी 3। Yes, sir, हो गया। ठीक। अब मैं तुमसे एक स्ट्रक्चर बना के ये पूछने जा रहा हूं कि आप कोई, हाँ आरुषा कुछ पूछना है? बना लिया? Sir, तुम जाओ भी लिख। अच्छा, ऐसी सोच के जवाब देना, अगर इस H पे del+ ना होता तो क्या पानी चिपकता? नहीं सर। पानी पोलर है, वो उसी के ऊपर चिपकेगा ना जिसके ऊपर पोलैरिटी है। जिस H पर पोलैरिटी नहीं है, पानी उसके पास आएगा ही नहीं। इसी चीज से ये एक्सेप्शन एक्सप्लेन किया जाएगा अभी। हटा दें? नो सर। अबे हटा दो बे। सर रुक जाओ। हटा दें? सर रुक जाओ। अब जरा इसकी बात करते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, तुम्हें बताना है कि इसको ट्राई बेसिक एसिड क्यों कहते हैं। H3PO4 है, ठीक? तो हम जानते हैं दिस इज अ ट्राई बेसिक एसिड। मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, तुम सब मुझे बताना कि ये ट्राई बेसिक एसिड क्यों है। ये वाटर के अंदर 3 H3O+ कैसे निकालता है, बताओ सब लोग समझ पाए कि नहीं? यस सर। क्या ये देख पा रहे हो कि O और H की वजह से इस H पे del+ है, इस H पर भी del+ है और इस H पर भी del+ है। इसे आपने पानी में डाल दिया तो पानी तो पोलर है, उसका जो माइनस पोल है वो पलट कर H को खींचना स्टार्ट कर देगा। और कितने H खींच के ले जाएगा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड होना चाहिए क्योंकि वो 3 H रिप्लेस करवा सकता है। बताओ समझे? यानी जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे फटाफट पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे। ये आया पानी का माइनस पोल प्लस पोल, माइनस पोल प्लस पोल, माइनस पोल प्लस पोल, क्या निकाल दिया? H3O+ बाहर। इसी तरह से यहां पर आया पानी का माइनस पोल प्लस पोल, माइनस पोल प्लस पोल, माइनस पोल प्लस पोल, क्या निकाला बाहर?
H3O प्लस बाहर निकल आया। उसी तरह से पानी ने यहां पर माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल क्या निकाला, H3O प्लस। यानी जब आप H3PO4 को वाटर में डालते हैं तो ये H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है, ये 3 H3O प्लस रिलीज करता है, जिसकी वजह से आप इसको ट्राई बेसिक कहते हैं। और इसी वजह से इसका इनफैक्टर जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसका इनफैक्टर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि कितना NaOH लिया गया है। अगर NaOH कम है तो एक ही H रिप्लेस करवाएगा, NaOH ज्यादा है तो 2 H भी रिप्लेस कर सकता है, और NaOH अगर बहुत ज्यादा है तो 3 H भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये 3 H रिलीज करने के लिए तैयार। सर आपने तो बताया था ये डायबिटिक है, तो PO3 था। नहीं, ये H3PO4 वो H3PO3 था। अभी हम H3PO4 की बात कर रहे हैं, सिर्फ पुरानी बात को लिंक कर रहे हैं। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें अगर स्ट्रक्चर दिख जाए तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं। ठीक, तो हमें इसका स्ट्रक्चर दिख गया, हमने अंदाजा लगा लिया, H3PO4, ये तो मस्त हो गया, इसका इनफैक्टर 3 होगा। तुमने पीछे लिखा भी है H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड, और इसका इनफैक्टर 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं उस एक्सेप्शनल केस पे, H3PO3 पर आते हैं। चलिए H3PO3 की बात करते हैं, और H3PO3 क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। मैं सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उससे भी एक आइडिया लग जाएगा। H3PO3 का जो स्ट्रक्चर है वो ये P डबल बॉन्ड O OH H OH। अब कुछ अंदाजा लग पा रहा है तुम्हें क्या चल रहा है? यस सर। देख लीजिए आप, सर हाइड्रोजन ये वाला तो डेल प्लस है, ये वाला भी डेल प्लस है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है सर, ये वाला हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ फॉस्फोरस, and since this hydrogen is directly attached with phosphorus, so this is not acidic। ये acidic हाइड्रोजन नहीं, this is not acidic हाइड्रोजन। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती। यानी H के ऊपर डेल प्लस तब आता जब वो O से अटैच होता, जबकि H फास्फोरस से अटैच है। फास्फोरस से अटैच है तो हाइड्रोजन पर डेल प्लस नहीं है। अब जब डेल प्लस नहीं है तो पानी तो अट्रैक्ट होगा ही नहीं, तो पानी के अंदर जब आप इसको डालेंगे तो पानी का काम क्या होगा, यहां आएगा माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल, क्या निकाला, H3O प्लस। इसी तरह से यहां आएगा माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल माइनस पोल प्लस पोल, क्या निकाला, H3O प्लस। लेकिन सर इस हाइड्रोजन पर तो डेल प्लस ही नहीं है, और अगर इसके ऊपर डेल प्लस नहीं है तो पानी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज पानी तो पोलैरिटी की वजह से अट्रैक्ट होता है, प्लस और माइनस पोल अट्रैक्ट होते हैं। सर इसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज नहीं है बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, इसलिए सर इस बार ये H रिप्लेस, यहां से H यहां से बाहर नहीं निकल सकता। सो H3PO3 जो देखने से ट्राई बेसिक लगता है वो एक्चुअली एक डाई बेसिक एसिड माना जाता है। बताओ समझ गए? स्ट्रक्चर दिया जाएगा नहीं, याद रखना पड़ेगा, इसलिए तो कह रहे हैं कि अब भाई समझो मेरी बात को। अब तुम्हें कैसे पता, हमें ये चीज समझाने में ना अब साल निकल जाता है बच्चों कि जो डेटाबेस तुम्हारा आज है उस डेटाबेस के बेसिस पर तुम कोई एग्जाम क्रैक तो ना कर सकते हो। मेरी बात समझो, मतलब जब तक तुम्हारा डेटाबेस स्ट्रांग नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप ये सोचे कि नहीं सर हमारा इतना ही हमें पता है, बस हम इतना ही पता रखेंगे कि HCl क्या होता है, HNO3 क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है, फलाना सांप का स्ट्रक्चर क्या होता है। अरे तो इतनी बातों से हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमें बहुत सारी चीजें अपने माइंड में और भरनी है। अभी उसी की शुरुआत कर रहा हूं मैं कि स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर याद करते हैं, कुछ और चीज आएगी, कुछ और चीज याद करेंगे, धीरे 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 करके ये डेटाबेस मजबूत बनेगा, तब जाके कुछ काम चलेगा। समझ लो ना बात को? तो ये मत कहो कि ये हमें दिया जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। और गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स तुम्हारे सामने आने वाले हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी 1.5-2 साल का पूरा 2 साल का टाइम पड़ा है, उस 2 साल में यही सब चीजें करनी है, चीजों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, यही तो झंझट है सारा। तो इसमें मेहनत है, यही मेहनत है हमारी। तो ये इस तरह के और भी स्ट्रक्चर जितने बहुत सारे, यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। P ब्लॉक में, S ब्लॉक में, DF ब्लॉक में दुनिया भर की चीजें जो याद रखनी पड़ती हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। तो हमें ये सब चीजों के लिए तैयार रहना है, मतलब सुनो इसमें कोई आपके पास कोई छूट नहीं है, हमें इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो H3PO3 के बारे में ये बात हो गई। चलिए अब हम आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पे। दूसरा एक्सेप्शन है हमारा ये, देखने से ये कौन सा बेसिक एसिड लगता है? सर देखने से ट्राई बेसिक लगता है ना, तो भाई 3 हाइड्रोजन है तो ये ट्राई बेसिक एसिड होगा। एक्चुअली दिस इज मोनो बेसिक एसिड।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा लगता है ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 3H रिप्लेस करता है, लेकिन ये एक्चुअली जो है हमारा एक ही H रिप्लेस करवा सकता है। यानी पानी के अंदर ये एक ही H को H3O+ के फॉर्म में रिलीज करवा सकता है। क्यों? कि सर आप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, अभी स्ट्रक्चर से हम खुद आंसर बता देंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। समझ गए सब लोग क्यों है ये मोनोबेसिक? सर इसके स्ट्रक्चर से एकदम साफ समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जिसके साथ पानी खेल सकता है, एंड दैट इज वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच। तो वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है वही एसिडिक हो सकती है। पानी उसी को खींच के बाहर निकाल सकता है, और पानी जब उसको खींचेगा तो एक H3O+ बनेगा। यानी अल्टीमेटली जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये सिर्फ एक H+ पानी के अंदर रिलीज कर सकता है। सो H3PO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड। सो द एन फैक्टर ऑफ H3PO3 एज एन एसिड ये सिर्फ 1 ही होगा। क्लियर? भाई जिसका एक ही रिप्लेसेबल H है तो वो कितने एन फैक्टर शो कर सकता है? एन फैक्टर हमेशा 1 ही निकल के आए। ये 2 एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखने हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। अब आता है तीसरा एक्सेप्शन जो थोड़ा सा और अलग सा है। पहले सब लोग इसको नोट कर ले, फिर थर्ड एक्सेप्शन पे चले जाते हैं। बस लास्ट एक्सेप्शन और याद करना है, तीसरा। आगे बढ़े? यस सर। ठीक, तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा आदमी है हमारा H3BO3। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि जेई के पेपर में बहुत पहले इस पे एक सवाल बन चुका है और इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके लिए इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा हमें। H3BO3 देखने से कैसा लगता है? बताओ, नाम से कैसा लगता है? देखने से ट्राई बेसिक लगता है। अच्छा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो हो सकता है तुम्हें आइडिया लगे, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि ये एक्चुअली मोनोबेसिक एसिड। ठीक, अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर के अंदर एक ही H3O+ रिलीज करेगा, है ना? तो मैं देखता हूं जरा, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। बताओ तुम्हें कुछ समझ में आया इससे? इसके स्ट्रक्चर से भी क्या लगता है? इसके स्ट्रक्चर से भी ये लगता है कि ये ट्राइबेसिक, लेकिन एक्चुअली मोनोबेसिक। तो इसका मतलब इसमें झंझट है, इसमें कुछ झंझट है, क्योंकि लॉजिकली ऐसा लगता है। भाई तुम्हें क्या लगता है कि सर यही तो होगा ना, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा सर? पानी खटाखट इधर से H को खींचेगा, उधर से H को खींचेगा, वही जो अभी आप ड्रामा कर रहे थे, प्लस माइनस, तो यहां से भी H निकलेगा, वहां से भी H निकलेगा। तो ऐसे में इट शुड बी अ ट्राइबेसिक एसिड। लेकिन आप इसको अभी भी मोनोबेसिक के लिए क्यों बोल रहे हैं? अब ये जो चीज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुम इसमें जो बोरॉन, जो बीच में बोरॉन समझ तो, बी जो है बोरॉन है। इस बोरॉन की जो तकलीफ, उस तकलीफ को समझने की कोशिश करो। तुम इस बोरॉन को अगर ध्यान से देखो तो ये बोरॉन क्या कह रहा है? बोरॉन ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पहचानो सर, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं। मैंने कहा क्यों? कह रहा देख लीजिए आप, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप चेक करिए जरा। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हर डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के बाद, समझ लो बात को। यानी इस डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस डंडे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिला के अगर मैं इस बोरॉन से पूछूं तेरे पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या जवाब देगा? मेरे आउटर शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ समझ रहे हो? यानी सब कुछ होने के बाद, सब कुछ शेयरिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ बोरॉन मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नजर आता है, और इसकी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ही सारा खेल खेलने जा रही। कैसे? जब आप इस H3BO3 को पानी में डालते हैं तो अब आपको क्या लग रहा था कि सर पानी आएगा, डेल प्लस पे चिपकेगा, खींचेगा, ये करेगा, H3O+ वगैरह वगैरह वगैरह। ये जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी ये कहेगा अरे वाह ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मैं आ रहा हूं इस हाइड्रोजन को निकालने। जैसे अभी हम सोच रहे थे कि 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगी और H3O+ 3 बनेंगे, सो एन फैक्टर विल बी 3, बेसिसिटी विल बी 3। ठीक, जैसे ही पानी अप्रोच करना शुरू करे फौरन बोरॉन ये कहेगा तुम क्या करने आ रहे हो?
तो पानी बताएगा कि भाई मैं हाइड्रोजन को लेने आ रहा हूं, मैंने देखा हाइड्रोजन पे डेल प्लस है, मैं डेल प्लस को लेने आ रहा हूं, मैं H3O प्लस बनाने आ रहा हूं। बोरॉन कहेगा ऐसी कैसी तुम्हारी, तुम्हें हमारी कब तकलीफ नजर नहीं आती? तो वो कहता भाई तुम्हारे पास क्या तकलीफ? कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, मेरे पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था पानी का, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ये देखिए आप, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जो खुद ऑक्सीजन के पास हैं, जो वो किसी को भी दे सकता है। समझो बात। यानी बोरॉन ये कह रहा है यार तुम मेरे इलेक्ट्रॉन लेने, हाइड्रोजन को लेने आ रहे हो, तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, तुम अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें H प्लस मिलेगा लेके भागूंगा। अरे भाई तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, मेरे पास कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेयर है जो दिया जा सकता है क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो ये कहेगा परेशान मत होइए, मैं आपकी तकलीफ को दूर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा, मैं आपके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करूंगा। अब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बताओ समझे बात? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि H3BO3 एक ऐसा आदमी हो गया जिसमें बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए जैसे ही आप उसको पानी में डालते हैं, तो लॉजिकली इससे पहले क्या होता था, पानी H को लेके भाग जाता था, लेकिन पानी इस बार H को लेके नहीं भाग रहा। पानी कह रहा है एक सेकंड तुम परेशान मत हो, पहले तुम्हारा काम खत्म कर देते हैं, तुम्हें शांत कर देते हैं, उसके बाद अपना H को लेके भाग जाएंगे। जैसे होता था वैसे कर लेंगे, सबसे पहले तुम्हें शांत करते हैं। तो बोरॉन की ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे पहले वाटर के एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। अब देखो थोड़ा सा नयापन बनेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे ही पानी से आप H प्लस को लेंगे तो 3 OH तो पहले से ही लगे थे, बोरॉन के साथ 3 OH तो पहले से लगे थे, ये 3 वाले, और क्योंकि O का लोन पेयर भी बोरॉन के साथ जुड़ गया, तो अब आप समझिएगा जरा, ये कुछ ऐसा तैयार हो गया। जरा समझना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो बोरॉन पर निगेटिव चार्ज आ गया। बताओ समझे यहां तक? यानी ये आपका सिस्टम तैयार हुआ। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से जरा सोच के बताना? 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, कितने हो गए? 8। अब ठीक, अब जो करना है कर लो। सर मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो दिल करे कर लीजिए। अब बोरॉन ये क्या बोलेगा? हाँ भाई पानी आ जाओ, जो निकालना है निकाल लो। अब जो पानी पड़ा हुआ है, अब पानी कहेगा चलो ठीक है, मेरे बाकी दोस्तों की जगह अब मैं जो हूं वो H प्लस निकालने की कोशिश करता हूं। अब थोड़ी सी अकल लगाना तुम, पानी का काम है H प्लस को निकालना। थोड़ी सी अकल लगा के देखो, वो कौन सा H है जो निकलने के लिए सबसे ज्यादा तैयार? OH2। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि सर इस बार ये H O प्लस से अटैच, ये वाला H किससे अटैच है? सर ये O से अटैच, ये वाला O से अटैच, ये वाला O से अटैच। तो क्या हो गया सर? O से अटैच है, O भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी वजह से भी तो H पे डेल प्लस होगा। अरे भाई एक O है और एक O प्लस है। अब जरा बताइए O प्लस क्या करेगा? सर O प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से खींचता है। यानी इस हाइड्रोजन का बाहर निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, जैसे ये वाला जो H, ये O से अटैच, और एक H जो है वो O प्लस से अटैच। अब आप बताइए कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा डेल प्लस फील कर रहा है? ये तो डेल प्लस फील कर रहा है और ये डेल प्लस फील कर रहा है। बताओ समझे कि नहीं? क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि सर एक बार O खींच रहा है, ठीक है, O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है सर, डेल प्लस आ गया। एक बार O प्लस खींच रहा है, O प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप बताइए क्या हालत होगी इस H की? तगड़ा सा डेल प्लस, बड़ा सा डेल प्लस होगा। यानी आप सोचो जब पानी अंदर आएगा तो पानी को क्या नजर आएगा? छोटे छोटे डेल प्लस नजर आएंगे या बड़ा वाला डेल प्लस नजर आएगा? बड़ा वाला। पानी कहेगा भैया चलो चलो मेरे साथ चलो। कितने H3O प्लस बने? एक H3O प्लस बना एक H के निकलने के बाद, और फाइनली क्या बचा? B के साथ एक OH था, एक H निकलने के बाद एक और OH बच गया, एक और OH आ गया, एक और OH आ गया, और बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी फाइनली H3BO3 को पानी में डालने के बाद सिर्फ एक H3O प्लस बनता है। इसलिए H3BO3 एक मोनोबेसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यार ये कौन सीटी बजा रहा है यार? भाई किसी का घर से माइक ऑन हो तो वो बंद कर दे। आपके स्टूडियो में से हमारे स्टूडियो से आ रही है? हमारे स्टूडियो में तो कोई है ही नहीं। आप जब बोलते हो जब ही आती है। थोड़े टाइम बोल रहे हैं।
ये अब ये बहुत तेज हो जाती है, ये देखो भाई। जिस कौन है सर वहाँ पे किसी का कहाँ पर सेंटर्स पे या किसी बच्चे का खुला हुआ नहीं? तो सेंटर पे तो माइक ऑन ही रहता है, ये लोग जवाब देते रहते हैं, तो बहुत तेज हो जाती है एकदम से। कहाँ पे सेंटर से आ रही है? ये किस सेंटर से आ रही है, कुछ पता चल रहा है? बंद करके देख लो। माइक देखो, नहीं तो तुम बाहर से एक सेलो टेप लेके चिपका लो ना, मतलब तुम में से कोई लीक कर रहा हो तो सही हो जाए, थोड़ा सा चेक कर लो, बाहर से ले लो सेलो टेप वगैरह, कुछ तो जुगाड़ लगाओ भाई, ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे? है अब सही हो रहा है क्या? तो हमें दिक्कत ही नहीं है। या लेकिन वो बड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है। हाँ सर, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ सन्नाटा सा रहता है ना, तो एकदम से चू। मैं भी बात करता हूँ। चलो खैर, तो ये वाली बात समझ में आ रही है ना कि जब आप H3BO3 को पानी के अंदर डालते हैं तो बोरॉन में तीन देखने से ऐसा लग रहा था सर, देखिए ये वाला हाइड्रोजन भी डेल प्लस है, ये वाला हाइड्रोजन भी डेल प्लस है, ये वाला हाइड्रोजन भी डेल प्लस है, तो वाटर इन तीनों जगहों से, चारों जगहों से H को खींच के निकालेगा। हाँ सही है, लेकिन सोचो अगर पानी ये निकालने वाला काम ना करके सबसे पहले बोरॉन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगा तो ये बन जाएगा, और इसके बनने के बाद अब आपके पास सिर्फ एक ऐसी हाइड्रोजन होगी जो निकलने के लिए तैयार है। वो कौन सी होगी? ये वाली। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने पानी की से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करवाया, सिर्फ अब आपके पास एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो बाहर निकलने के लिए तैयार है, वो निकलकर H3O+ बनाएगा। यानी H3BO3 को जब पानी में डाला जाता है तो H3O+ बनते हैं कितने? एक। सो दिस विल बी द एन फैक्टर। समझो बात? कुछ समझे? यस सर। अच्छा, अब इसमें एक मजेदार बात बताते हैं तुम्हें। ये तो समझ में आ गया कि H3BO3 मोनोबेसिक एसिड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ पानी में वो एक H3O+ बनाता है, यानी H3BO3 एक H को पानी को दे देता है और H3O+ बन जाता है। अब कैसे देता, क्या देता, वो बात की बात, ठीक। मजे की बात क्या है कि वो जो H वो दे रहा है पानी के अंदर H3O+ बनाने के लिए, वो H भी उसका नहीं है। ये देखिए, उसके H तो वही है जो पहले थे। समझो बात को, उसके H में तो कोई चेंज ही नहीं आया, उसके H तो ये वाले हैं। आप देखिए ना, ये वाला H, एक ये H, एक ये H, वो तीनों H तो ये हैं, और वो ये है। समझो बात को, यानी जो H3O+ बन रहा है H+ के निकलने से, वो H3O+ भी पानी ही से आ रहा है। यानी पानी ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर रहा है। पानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने पर O पर प्लस आ रहा है, और पानी अपना एक H+ पानी को ही देकर H3O+ बना रहा है। इसमें बोरॉन के हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि एक H3O+ बन रहा है, इसीलिए H3BO3 को मोनोबेसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कुछ समझ पाए? यस सर। ये सवाल जेई के पेपर में बहुत पहले पूछा गया था कि ये जो पानी बना रहे हैं आप, H3O+ बना रहे हैं, इसमें कौन हाइड्रोजन है, कहां से आ रही है वो हाइड्रोजन? क्या H3BO3 के इन तीन हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन पानी के साथ जुड़कर H3O+ बना रही है जैसा बाकी एसिड्स के साथ होता था? ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्चुअली पानी ही जुड़ता है, पानी अपना H+ देता है अपने दूसरे H2O को, वही अपना H+ देकर H3O+ बना देता है। इसमें बोरॉन से लगे तीनों हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं, लेकिन क्योंकि एक H3O+ बना है, इसलिए H3BO3 को मोनोबेसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ओके। किसी को कोई चीज पूछनी है या समझ में आ गई बात? अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। इन चीजों को थोड़ा सा एक बार घर में रिवाइज भी करना पड़ेगा, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको सब चीजों को एक बार दोहराना भी है, मतलब समझ लो, जो जो तुम्हें लगता है कि नई चीज, अब जैसे यहां पर एक आध वर्ड आ रहे हैं नए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझ लो, पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक हाइड्रोजन, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ये सोचे नहीं सर जितना हमने वोकैबुलरी अपनी बना रखी है उसी को घूमते फिरते रहेंगे और टॉप रैंक लाके दिखा देंगे, हो नहीं सकता ना। आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, डेटा बढ़ाना पड़ेगा, चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाके आपका बढ़िया सिलेक्शन हो पाए। तो इसलिए जो जो चीजें नई आती जा रही हैं उन नई चीजों को याद करते रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये एसिड्स के एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में बात थी। अब तुम्हें कुछ एक ऐसी एसिड्स के एन फैक्टर के बारे में एक सवाल पूछ लेता हूं तुमसे, जल्दी से सोच के जवाब देना। क्या बेटा? वर्ड मीनिंग की क्लास रख लीजिए। वर्ड मीनिंग?
जैसे मान लीजिए H2SO4 जो है, अब आपको ये बताना है कि मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइएगा कि एन फैक्टर कितना कितना आ रहा है ना। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, तुम एक साथ सारे नोट कर लो, फिर मुझे एक एक करके आंसर बताना। तो इन सब रिएक्शंस में इन आदमियों का एन फैक्टर क्या है? क्या हो गया? अब सही कर लो, सही तो करो। कर लिया नोट? ऐसे करना भी है और क्या सर, मतलब सॉल्व करना है ना? सॉल्व करना ही है, सॉल्व नहीं करना, बस ये बताओ कि इन सारे एसिड्स के एन फैक्टर कितने कितने हैं, ये बताओ। सर पहले 3 के तो 8। देखो पहले वाले का करते हैं, पहले वाले में दिखाई दे रहा है कितने एच रिप्लेस हो रहे हैं? तो 1 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। दूसरे वाले केस में सर 2 अबे वो तो जा नहीं रहा, डायरेक्ट करना है। अरे एक ही एच तो हट रहा है भाई, 3 थे, NaOH ने एक एच को हटाकर एक Na लगा दिया, तो कितना एन फैक्टर हुआ? 1 क्या? हाँ डाई बेसिक है, लेकिन इसका एन फैक्टर 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है ना फिर। तो अब कौन सा है? कितने एच रिप्लेस हुए? 3 थे, 3 में से 2 बच गए, एक Na ने रिप्लेस कर दिया, तो एन फैक्टर 1 हुआ ना फिर। बेसिसिटी तो ना पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर क्या है। तुम्हें बेसिसिटी निकालने का अलग तरीका मैंने बता दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कितने एच रिप्लेस हुए, वो निकालना है। बताओ तीसरे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, कितने एच रिप्लेस हो रहा है? तो इसका मतलब इस केस में 1 इस आदमी का एन फैक्टर कितना है? इस आदमी का, इसका निकालना है एन फैक्टर 1। भाई 2 एच हैं, 2 में से 1 सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, तो एन फैक्टर क्या आ गया? एक। नीचे आते हैं, H3PO2 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2HPO4, यानी 3 में से आपने 2 Na लगा दिए, एक एच छोड़ दिया, कितना आया एन फैक्टर? बिल्कुल गलत आया, क्योंकि H3PO2 2H रिप्लेस करवा ही नहीं सकता। सर ये रिएक्शन ही गलत है आपकी, गजब लल्लू आदमी हो। 2H कैसे निकाल दिए तुमने जब उसके रिप्लेसेबल हाइड्रो, ये तो मोनोबेसिक है। अरे भाई समझो बात को, मोनोबेसिक एसिड है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एक निकाल सकता। अब जब एक निकाल सकता है तो तुमने यहां से 3 में से 2 कैसे निकलवा दिए? 2 डाई सोडियम कैसे आ गए? तो सर रिएक्शन ही गलत है आपकी, एन फैक्टर कहां से ये सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो।
ये रिएक्शन ही गलत हो गई ना सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। ये कैसे बना दिया आपने? 2H सोडियम ने कैसे रिप्लेस कर दिए? जब 2 रिप्लेस ही नहीं हो सकते तो सोडियम 2 को, यानी समझ रहे हो बात को? तो ये तो रिएक्शन ही गलत हो गई। नीचे आते हैं, H3PO3 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर इसका बेसिसिटी कितना होता है याद है? 2 से ज्यादा तो रिप्लेस नहीं होने चाहिए। यहां कितना हो रहा है? 2। तो सर ठीक है सर, 2 रिप्लेस नहीं, एक रिप्लेस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, हो सकता है n फैक्टर 1। यहां आते हैं सर, यहां पर ऑलरेडी एक हो चुका है, 2 बचे हैं, लेकिन ये NaH2PO3 H3PO3 का सॉल्ट है। अब आप ये बताइए, एक ही बचा है रिप्लेस होने लायक, समझ रहे हो, या दोनों हो सकते हैं? एक ही बचा है, और आपने यहां पर एक रिप्लेस कर दिया, बहुत बढ़िया किया, आपका भी n फैक्टर अभी 1। क्लियर है? लेकिन इस सवाल में 2 हो सकते थे, दोनों हो चुके हैं, अब आप एक और H रिप्लेस करवा रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है सर, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, ये अच्छे लेवल का एक सवाल हो गया। यानी ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा ना जिसको ये पता है कि भाई अब कौन सा आदमी मोनोबेसिक है, कौन सा डाइबेसिक है। अब जैसे जल्दबाजी में इस सवाल का आंसर भी बच्चा क्या लिख के आएगा? अरे यार, एक हाइड्रोजन थी, उस एक हाइड्रोजन को सोडियम खा गया, इसका मतलब युवा n फैक्टर 1 हो गया। अरे भाई, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आदमी 2H को रिप्लेस करवा सकता था, दोनों रिप्लेस होने के बाद Na2HPO3 बन चुका है, अब तीसरा H निकल ही नहीं सकता, तो आपने तीसरा H कैसे निकाल दिया? यानी ये रिएक्शन फिजिबल नहीं। क्लियर है ये? तो सब लोग इसके आंसर, अरे ये देखिए, झोला तो ऐसे टांगते हैं जैसे किसी ने दबा के पकड़ रखा है इनको। अबे भागना है, पहले भाग जाए करो। आगरा वाले जो है, ये इंदिरापुरा वाले तो बहुत शरीफ है। इंदिरापुरा वाले तो पढ़ने के लिए अभी इनको 2 घंटे क्या, तो 2 घंटे पढ़ लेंगे, इनका कोई वो तो है ना। ठीक, तो ये वाली बात बताओ, ये समझ में आई वाली बात? तो घर में आज जाके सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, कायदे से एक बार देखेंगे, ताकि ये याद रहे, अदरवाइज भूल जाएंगी। ये भूलेंगी तो हम दोबारा भी करेंगे, ताकि और पक्की हो, समझ लो, इसीलिए अभी से कर रहे हैं, वरना लास्ट में ही कर लेते, रिडॉक्स के चैप्टर में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। तो सब लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में बेस कैन फैक्टर और सॉल्ट कैन फैक्टर निकालना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें एनसीईआरटी से एक काम करके आना है। एनसीईआरटी में रिडॉक्स का एक चैप्टर है, सुना है, कभी देखा है तुमने? तो सेकंड बुक में मेरे ख्याल से शायद रिडॉक्स का एक चैप्टर दे रखा है, पहला चैप्टर है शायद, कुछ तो एक बार चेक कर लेना 11th की एनसीईआरटी में। तो 11th की एनसीईआरटी में रिडॉक्स के नाम से एक चैप्टर है। उस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में शुरू के 1-2 पेजेस में कुछ दे रखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, ये एलिमेंट्स की निकाली कैसे जाती है, कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ फिक्स रूल होता है। वो एनसीईआरटी से आपको रिडॉक्स के चैप्टर में पहले दूसरे पेज में पढ़ना होगा। प्लस अगर तुम्हें वहां नहीं भी मिलता है तो मैं अपनी आज ही की पीडीएफ में वो नीचे के 3-4 जो पॉइंट्स है हमारे मेन, वो जो मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, तुम उससे पढ़ लेना। समझ पाए बात? तो बिना अगली क्लास में बिना उसके पढ़े मत आना, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। तो एक बार उसको जरूर पढ़ के आना, ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। ये 2 पेज सर। हाँ सर, रिडॉक्स चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन प्रूव करनी पड़ती है ना? क्या? रिडॉक्स रिएक्शन प्रूव करनी पड़ती है ना? हाँ, मतलब ये भी प्रूफ करना पड़ सकता है ना कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, मतलब इस तरह। वो तो रिडॉक्स चैप्टर हो गया, हम अभी वो तो आएगा जब तो ये सब रिवाइज हो जाएगा। लेकिन हम जो इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो करते हैं पहले। तो सब लोग रिडॉक्स के चैप्टर में एक बार देख लेंगे, फर्स्ट या सेकंड पेज, 2 पेजेस या 1 पेज है, उसको एक बार अपने एनसीईआरटी से पढ़ ले। प्लस नहीं तो मैं अपने पीडीएफ में डाल दूंगा, तुम पीडीएफ से पढ़ ले, ठीक है ना? तो चलो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चले गए।